भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा केशवानंद भारतीवाद ने। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, ऑप्शन सी। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है यह कई संविधानों का मिश्रण, यही कथन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कई संविधानों का मिश्रण है अर्थात भारतीय संविधान। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के कौन से मिशन था 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो कौन सा मिशन था और मिशन 1946 में आया था? तो वो उस मिशन का नाम पूछा है जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो वह मिशन था कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 में आया था, तो इसी के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पेट्रोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, बिल्कुल सही दिया है। यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है पेट्रोलॉजी, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदा भूगोल। मृदा भूगोल इसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? अवसादी चट्टानों का प्रकार पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुआ पत्थर। यह अवसादी चट्टानों का प्रकार है। क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल है? तो यह रूपांतरित सेल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपांतरित। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें
किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो यह आग्नेय चट्टानें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें होती हैं। किस चट्टान में नत वलन डाउनफोल्ड को क्या कहते? किसी चट्टान में नत वलन जिसे बोलते हैं डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिनति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अभिनति कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिस सेल में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चूनामय चट्टान। ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, चूनामय चट्टान। यह कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ विभिन्न पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो उसे मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भूकंप क्षेत्र नंबर 5 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? तो अल्फ्रेड वेगनर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन ए हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के दौरान भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपी तरंगें हैं? कौन सी इनमें से सबसे तीव्र भूकंपी तरंगें हैं? तो इससे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगें। यह सबसे तीव्र भूकंपी तरंगें होती हैं। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? अनुप्रस्थ विस्थापन पूछा तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस तरंगे। यस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं? सुनामी का कारण कौन सा इसमें से नहीं है? मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान या सुनामी का कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूकंप, विस्फोट और समुद्र के अंदर भूस्खलन ये तीनों सुनामी के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों को पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाला भूकंप को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप कहते हैं उसे। के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाले पानी। ये क्या होती है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत होती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है? किससे सुनामी आ सकती है? तो ऑप्शन ए दिया समुद्र के भीतर भूकंप, तो इससे सुनामी बिल्कुल आ सकती है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, समुद्र के अंदर अर्थात समुद्र के भीतर भूकंप। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनमें जो गति उत्पन्न होती है उनके कारण
भूकंप आता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर अंगूर की खेती है, अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। ऑप्शन सी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिग्राफी। ऑप्शन बी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ऑप्शन बी। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन, O2 की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, हो जाएगा ऑक्सीजन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर, एटीपी। इस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए। स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता? किस जीवों पर लागू नहीं होता है? क्या विषाणुओं पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो कार्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं उसे। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइबोसोम राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने गढ़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, पुरकिंजे। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर बी।
कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन डी। पादप कोशिका की भित्तियां किससे बनी होती है? पादप अर्थात पेड़ पौधों की जो कोशिकाओं की जो भित्तियां होती हैं किससे बनी होती हैं? तो सेलुलोज से बनी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेलुलोज, ऑप्शन बी। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो क्या कौन है वह? हरित लवक। हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसका सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का? इसका सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है केवल? तो उसमें होता है लवक। लवक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी। निम्न से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? वृक्क अर्थात किडनी, ठीक है। तो किडनी, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी को वृक्क बोलते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं उपकला ऊतक, ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।